my video tutorial. I hope you like my last module on basic division. In this lecture, I'll discuss methods to find place values and remainders. This topic I can say is start of real number system, certainly different from that you have studied in schoolroom. Some of the best questions in competitive examinations are asked from this section. In this section, you'll study unit digit in products of numbers, methods to calculate remainders, use of cyclicity to find remainders. At last, you'll study application of binomial theorem. If you learn this section, you'll surely love doing maths. So friends, let's go to our classroom for discussion on these topics. Welcome to classroom. Today I discuss method to find unit 110th place in a product of numbers. Suppose कोई नंबर है 429 into 727 एंड मुझे सवाल पूछा जाए कि इसका यूनिट डिजिट क्या होगा. तो क्या यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए मुझे दोनों नंबर को पूरा मल्टीप्लाई करना होगा या फिर सिर्फ यूनिट डिजिट को मल्टीप्लाई कर मैं आंसर ला सकता हूं. लेट्स सी, चेक करते हैं क्या होता है. अगर मैंने यहाँ पर डिजिट पूछा तो यहाँ पर 3 आएगा. 7 into 9 63, 6 कैरी हो जाएगा. यहाँ पर कुछ भी नंबर आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट से ही अपना काम है. मुझे यूनिट डिजिट ही पूछा है, तो इस तरफ कुछ भी आए मुझे उससे कोई मतलब नहीं है. एंड अगर मैं नीचे देखूं तो पहले क्रॉस आएगा, फिर 9 into 2 होगा, फिर यहाँ पर 8 आएगा, फिर यहाँ पर कुछ ऐसा आएगा. मीन्स मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे सिर्फ यूनिट डिजिट की ही जरूरत है. और अगर अगले पेज पे देखूं तो अब ध्यान दें, अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना था तो मैंने सिर्फ लास्ट दो नंबर को जो मल्टीप्लाई कर यूनिट डिजिट जो भी आया मैंने उसे ही लिया, तो भी मेरा आंसर आ गया. दैट मीन्स कि अगर मुझे यूनिट डिजिट फाइंड करना है किसी भी नंबर का, तो मुझे सिर्फ लास्ट के दो नंबर अगर पता है तो मैं यूनिट डिजिट फाइंड कर सकता हूं. मुझे उससे कोई मतलब नहीं है कि उसके बाद या उसके पहले कोई भी कितने भी नंबर आए, कुछ भी आए. ठीक है, तो आपको ये बात समझ में आनी चाहिए. अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप ये बात भी समझ जाएंगे कि अगर सवाल कुछ ऐसा होता, फाइंड 10th प्लेस, ठीक है, इन दिस पर्टिकुलर नंबर, या फिर लास्ट 2 डिजिट इन दिस नंबर, तो मुझे क्या करना होता है उस केस में. सपोज ये नंबर है 429 into 727 और इस बार सवाल है लास्ट 2 डिजिट फाइंड करिए. ठीक है, तो मैंने क्या किया, इधर 6 किया कैरी, 7 to 14, 620. यहाँ पर कुछ भी आए मुझे कोई मतलब नहीं है उससे, क्योंकि मुझे सिर्फ लास्ट 2 डिजिट चाहिए. यहाँ पर एक क्रॉस आएगा, 2 into 9 8, यहाँ पर 1 कैरी होगा, बट मुझे इस प्लेस की कोई जरूरत नहीं है, तो इसलिए मैं लिख ही नहीं रहा उसे. अगला डिजिट ऐसा हो जाएगा, एंड दिस वन, यहाँ पर कुछ भी नंबर आ सकता है. दिस इज 3 and 8. अगर आप ध्यान से देखें इस पे 429 into 727 पे अगर आप ध्यान से देखें तो मैंने सिर्फ लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई किया आपस पे, एंड जो भी लास्ट 2 डिजिट आया उससे मैंने ये रिलेट कर दिया कि यार लास्ट 2 डिजिट तो 83 होगा. तो दैट मींस अगर मुझे कभी भी यूनिट प्लेस फाइंड करना है तो मुझे लास्ट सिंगल डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा. अगर मुझे 10th डिजिट फाइंड करना है या फिर लास्ट 2 डिजिट फाइंड करना है तो मुझे लास्ट 2 डिजिट को मल्टीप्लाई करना होगा. अगर इन केस मुझे तीनों डिजिट फाइंड करना है, लास्ट 3 डिजिट, या तो मुझे तीन मल्टीपल के पेयर लेने पड़ेंगे, तीनों को एक साथ मल्टीप्लाई करना पड़ेगा. ये बात अगर आपको समझ में आती है तो मैं आगे मूव करता हूं एंड एक सवाल लेता हूं उस पर सिंपल सा. सवाल कुछ ऐसा है, सपोज 327 into 481 into 684 into 389. ठीक है, कुछ ऐसा सवाल है एंड मुझे उससे पूछा जाए कि फाइंड इट्स यूनिट डिजिट नंबर. ठीक है, तो अभी अभी मैंने जस्ट पढ़ा है कि यार यूनिट डिजिट फाइंड करने के लिए मुझे सिर्फ लास्ट डिजिट लेनी होती है. तो ये जो मेरा सवाल है कुछ ऐसा रिप्लेस हो जाएगा, 7 into 1 into 4 into 9. ठीक है, मेरा सवाल रिड्यूस हो गया इस फॉर्म में.
अब मैं क्या करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे, 7 इंटू 1, ठीक है ये 7 लिख दिया, इंटू 4 इंटू 9, कुछ ऐसा है, रिड्यूस हो गया। जब मैं 7 इंटू 4 करूंगा तो 28, और मेरा काम तो सिर्फ यूनिट डिजिट से ही हो जाएगा, तो मैं सिर्फ 8 ही लूंगा, 2 को नहीं लिखूंगा, एंड देन 9 लिखूंगा। एंड नेक्स्ट स्टेप पे 8 इंटू 9 दैट इज 72। मेरा काम तो सिर्फ 2 से ही है, मेरा इंटेंशन लास्ट डिजिट से ही है, तो दैट मींस 2 इज द लास्ट यूनिट डिजिट ऑफ दिस प्रोडक्ट। ठीक है, आप ध्यान से देखिए, मैंने सिर्फ सबसे पहले यूनिट डिजिट निकाले हैं, फिर आपस में मल्टीप्लाई करा है, एंड देन जो भी नंबर आए हैं वो उसका यूनिट डिजिट है। ठीक है, सिमिलरली अगर इस सवाल को मैं थोड़ा मॉडिफाई कर दूं और सवाल अगर पूछा जाए फाइंड द लास्ट 2 डिजिट ऑफ दिस नंबर, ठीक है, अगर इस बार सवाल जो है लास्ट 2 डिजिट के लिए है, ठीक है, तो मेरा सवाल कैसा रिड्यूस हो जाना चाहिए, 27 इंटू 81 इंटू 84 इंटू 89, सवाल कुछ ऐसा रिड्यूस हो जाएगा। एंड नेक्स्ट स्टेप पे मैं क्या करूंगा, सबसे पहले 81 इंटू 27 करूंगा, दैट इज ये ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, मुझे सब लास्ट छोड़े से मतलब है, तो मैंने ये किया, ये 87 आ जाएगा। ठीक है, इससे मैंने मल्टीप्लाई किया 89 इंटू 84 भी अगर मैंने कर दिया तो नेक्स्ट स्टेप पे फिर मैं 87 इंटू 76 करूंगा। अब चेक करते जाइए, सिर्फ मैंने जितनी बार मल्टीप्लाई किया है मैंने सिर्फ यूनिट डिजिट सॉरी लास्ट जो डिजिट फाइंड किया, एंड बाकी जो भी आया मैंने उसे छोड़ दिया क्योंकि मुझे उस समय मतलब नहीं है। ठीक है, तो दिस इज 4 48 52। आप ध्यान से देखते जाइए मैंने क्या क्या किया, लास्ट इस प्रोडक्ट सम से लास्ट जो डिजिट को अलग किया, सेपरेट किया, आपस में मल्टीप्लाई किया, यहां पर अगर मैंने किया तो यहां पर से इससे मल्टीप्लाई किया 27 इंटू 81, तो ये लास्ट जो डिजिट 87 आया, 89 इंटू 84 किया, लास्ट जो डिजिट 76 आया। ठीक है, आपस में लिया, फिर मल्टीप्लाई किया, एंड दिस इज द आंसर, 12 इज आंसर। ठीक है, अगर आपको ये बात समझ में आती है तो आप लास्ट 3 डिजिट या लास्ट 4 डिजिट कुछ भी आप फाइंड कर सकते हैं किसी भी प्रोडक्ट पे। बस आपको ध्यान रखना होगा जितनी भी डिजिट आपको लास्ट से फाइंड करनी होगी उसके पहले के सारे नंबर्स को हटाने होंगे। ठीक है, तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिट डिजिट पे एक और सवाल, एक और पैटर्न पूछा जाता है, वो पैटर्न कुछ ऐसा होता है, n⁻n या फिर n⁻n। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं जिसपे यूनिट डिजिट पूछा जाता है, एंड मतलब ये ऐसा है कि 29 कुछ भी एक पावर है, ये n आर नॉट सेम। ठीक है, तो ऐसे कुछ सवाल के भी यूनिट डिजिट पूछे जाते हैं, इस टाइप के भी कुछ क्वेश्चन आते हैं, सपोज कुछ और पावर आ गई तो इसके भी यूनिट डिजिट पूछा जा सकता है एग्जाम पे। तो इन्हें फाइंड करने के लिए भी हमारे पास मेथड है, बट मैं उसे एंड में लूंगा। फिलहाल मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूँ रिमाइंडर्स, क्योंकि रिमाइंडर्स से काफी कुछ मिलता जुलता है ये पैटर्न। ठीक है, तो लेट्स सी नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज रिमाइंडर्स। Let's see new topic, that is reminders. Suppose कोई नंबर है and 38, उसे मैंने 7 से डिवाइड करा, यहाँ 5 आया, this 3 is remainder. When 38 is divided by 7, this 3 will be remainder. पहला पॉइंट जो नोट करने वाली चीज है, जो भी रिमाइंडर आएगा वो डिवाइजर से हमेशा छोटा होगा। अगर मैं किसी भी नंबर को किसी भी डिवाइजर से डिवाइड करूं तो जो भी रिमाइंडर आएगा वो हमेशा डिवाइजर से छोटा होगा। पहला पॉइंट ये नोट कर लीजिए। एंड सेकंड पॉइंट जो है कि यार कोई भी नंबर है, सपोज 4 1 3 4 9, सपोज कोई भी नंबर है, अगर मैं इसे 3 से डिवाइड करूं और पूछूं रिमाइंडर क्या आएगा, तो उसका शॉर्टकट मेथड ये है, मुझे उसके इंडिविजुअल डिजिट्स को ऐड करने होंगे,
एंड उसे डिवाइड करना होगा 8/12 एंड दिस इज 21/3। ठीक है, एंड जो भी इंडिविजुअल डिजिट के सम को डिवाइड करने से 3 से डिवाइड करने से जो रिमाइंडर आएगा वही इस सम का, इस पर्टिकुलर डिवीजन सम का रिमाइंडर होगा। यहां पर 21/3 और रिमाइंडर विल बी 0। ठीक है, सिमिलर रूल 9 के लिए भी फॉलो होता है। ये सपोज सेम क्वेश्चन है, इसे मैं बोलूं अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा, क्योंकि 21 को अगर मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। दैट मीन्स 349 को अगर जब मैं 9 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर 3 आएगा। एंड रूल 4 जो है, सपोज यही नंबर है 41349, अगर मैंने इसे 4 से डिवाइड किया एंड अगर मैं पूछूं रिमाइंडर क्या आएगा, तो मुझे सिर्फ लास्ट जो डिजिट को लेना है एंड जो भी रिमाइंडर आएगा लास्ट डिजिट को लेने से वही इस पर्टिकुलर सम का रिमाइंडर होगा। यहां रिमाइंडर 1 आएगा। दैट मीन्स जब मैं 41349 को 4 से डिवाइड करूंगा तो रिमाइंडर 1 आएगा। सिमिलरली अगर इस नंबर को मैं 8 से डिवाइड करता तो मैं लास्ट 3 डिजिट को लेता एंड जो भी रिमाइंडर आएगा वही इस पर्टिकुलर नंबर का रिमाइंडर होगा। ठीक है, इसके बाद एक पॉइंट है, 5th पॉइंट आप नोट कर लीजिए। कोई भी नंबर है 41349 ये सपोज, अगर मैं उसे 10 से डिवाइड करूं तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट ही होगा, दैट इज 9। अगर मैंने कोई भी नंबर 41349 को 10 से डिवाइड करा तो रिमाइंडर हमेशा लास्ट डिजिट होगा। सपोज इसी को ही मैंने 41349 को 100 से डिवाइड करा होता तो रिमाइंडर लास्ट 2 डिजिट होता। ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं इसे यूज करूंगा आगे चलकर। आप ये ध्यान रख लीजिए, 41349 को 10 से जब भी डिवाइड करूं तो लास्ट डिजिट मतलब यूनिट डिजिट मिल जाएगा। सपोज किसी भी नंबर को मैंने 100 से डिवाइड करा तो लास्ट 2 डिजिट मिल जाएगा। ये बात आप ध्यान रखिए, इसका यूज मैं आगे करूंगा। कुछ प्रॉपर्टीज देखते हैं रिमाइंडर्स की। अब लेट्स सी प्रॉपर्टीज ऑफ रिमाइंडर्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप इसे बहुत ध्यान से पढ़ लीजिए। फर्स्ट प्रॉपर्टी कुछ ऐसी है, सपोज कोई एक्सप्रेशन है a प्लस बी प्लस सी अपॉन n। ठीक है, एंड हमें इसका रिमाइंडर फाइंड करना है। तो हमारा जो प्रॉपर्टी है वो क्या बोलता है कि आप इंडिविजुअल टर्म्स को अलग कर लीजिए एंड उसका रिमाइंडर फाइंड कर लीजिए। सपोज ए आर आया पहले से, रिमाइंडर बी आर आया एंड सी से मैंने किया डिवाइड तो रिमाइंडर सी आर आया। ठीक है, मैंने क्या किया और इन टर्म्स को अलग कर लिया एंड इंडिविजुअल रिमाइंडर्स फाइंड कर लिया। तो हमारा जो प्रॉपर्टी कहता है इसका रिमाइंडर यानी कि इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर इस एक्सप्रेशन के रिमाइंडर के इक्वल होगा। हमारी फर्स्ट प्रॉपर्टी ये कहती है, शायद अगर समझ नहीं आया होगा तो मैं एक एग्जांपल ले लेता हूं, ज्यादा क्लियर हो जाएगा। सपोज कोई नंबर है 41 प्लस ऑफ 38 प्लस ऑफ 61 डिवाइडेड बाई 7। ठीक है, ये एक नंबर है। ठीक है, अगर मैंने ये फर्स्ट प्रॉपर्टी लगाई तो उस हिसाब से a बाई n किया तो सपोज 7 किया तो रिमाइंडर आया 6। सिमिलरली रिमाइंडर बी आर आएगा हमारे पास 38/7 दैट इज 3, रिमाइंडर 3 आएगा। एंड c बाई n किया मैंने 61 को 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर आया हमारे पास 5। ठीक है, ये 3 रिमाइंडर्स आए 6, 3 एंड 5। इस एक्सप्रेशन में मैं पुट करूंगा तो कुछ ऐसा हो जाएगा 6 प्लस 3 प्लस 5 अपॉन ऑफ 7 यानी कि 14 डिवाइडेड बाई 7, हेंस रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। दैट मींस इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 0 आया, इसका मतलब इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर भी 0 आएगा। ठीक है, ये समझने वाली बात है। सेकेंड प्रॉपर्टी इसमें ऐसी है कि सपोज यार इसकी जगह पर सब्ट्रैक्शन आ जाए, माइनस आ जाए,
ठीक है, तो रिमाइंडर में भी यही फर्क पड़ेगा, दैट इज माइनस हो जाएगा यहाँ पर, एंड बाकी सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा इस केस में भी। ठीक है, एंड सपोज कि यार इसकी जगह मल्टीप्लिकेशन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए तो भी इसकी जगह सेम कॉन्सेप्ट फॉलो होगा। एक एग्जांपल ले लेता हूं, मल्टीप्लिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है इसलिए एक एग्जांपल ले लेता हूं उस पर। सपोज 48 इंटू 37 इंटू 64 डिवाइडेड बाई 7 है, तो इंडिविजुअल ए आर बी आर एंड सी आर मैं कैलकुलेट किया, एंड मैंने कैलकुलेट करने के बाद वैल्यूज पुट की तो कुछ ऐसी आएगी। 48 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 6 आएगा। 37 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 2 आएगा। 64 को 7 से डिवाइड करा, रिमाइंडर 1 आएगा। दैट इज इस एक्सप्रेशन का रिमाइंडर इस एक्सप्रेशन के रिमाइंडर के इक्वल होगा। ठीक है, 6 into 2 12 एंड डिवाइड बाय 7 दैट इज 5 रिमाइंडर। हेंस इन दोनों एक्सप्रेशन का रिमाइंडर 5 होगा। इन तीनों प्रॉपर्टीज को हम रिमाइंडर थ्योरम भी कहते हैं, एंड रिमाइंडर थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से एंड इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए भी। ठीक है, एंड अब नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी देखते हैं। फोर्थ प्रॉपर्टी है कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव रिमाइंडर। यार सपोज 15 को मैंने 16 से डिवाइड करा, ठीक है, एंड अगर मैं आपसे पूछूं इसमें रिमाइंडर कितना आएगा, तो ऑब्वियसली बात है आप कहेंगे रिमाइंडर 15 आएगा। ठीक है, तो यार अब पुराना इक्वेशन बचाइए हमारे, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोशेंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। अगर मैं उसके फॉर्म पे लिखूं 15 इज इक्वल टू 16 इंटू 0 प्लस ऑफ 15। ठीक है, एक ये फॉर्म हुआ, मैंने उस इक्वेशन में लिखी अपनी। तो इस केस से मैं दिखता है यहाँ पर रिमाइंडर 15 आ रहा है। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता चाहता तो 15 इज इक्वल टू 16 इंटू 1 प्लस ऑफ माइनस ऑफ 1। मैं इसे ऐसा भी लिख सकता था। हमारा इक्वेशन अभी भी फॉलो हो रहा है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू कोएफिशिएंट प्लस ऑफ रिमाइंडर। इस केस पे क्या हुआ, डिविडेंड इज सेम बट रिमाइंडर इज चेंज्ड इनटू नेगेटिव वैल्यू, यानी कि रिमाइंडर माइनस हो गया, -1 हो गया। तो आपको एक बात ध्यान रखनी होगी, मैं रिमाइंडर अगर किसी भी नंबर की नेगेटिव बोलता हूं, सपोज मैंने 16 से किसी नंबर को डिवाइड किया एंड रिमाइंडर नेगेटिव बोला, नेगेटिव ऑफ 1 बोला, सपोज -1 बोला, तो इसका मतलब है ओरिजिनल रिमाइंडर जो स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स पे हम लेते हैं, रिमाइंडर विल बी 16 - 1 दैट इज 15। ठीक है, अगर मैंने बोला 15, मैंने किसी नंबर को 17 से डिवाइड किया और मेरा रिमाइंडर आया -3, ठीक है, तो उस केस में मेरा ओरिजिनल रिमाइंडर हो जाएगा 17 - 3 दैट इज 14। ठीक है, अब ये कॉन्सेप्ट ऑफ नेगेटिव इंटीजर भी आप ध्यान रख लीजिए, ये कैलकुलेशन फास्ट करने के काफी काम आता है एंड मैं इसके ऊपर एग्जांपल्स लूंगा आगे। ठीक है, एक फिफ्थ प्रॉपर्टी देख लीजिए आप। कॉन्सेप्ट ऑफ कॉमन फैक्टर और को-प्राइम नंबर्स, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका भी यूज पड़ेगा काफी ज्यादा साइक्लिसिटी पर एंड कुछ हायर नंबर्स के रिमाइंडर फाइंड करने पर, तो उसे आप देख लीजिए। कुछ ऐसा होता है ये, अगर मैंने 40 को 12 से डिवाइड करा, ठीक है, और मैं आपसे पूछूं यार व्हाट विल बी द रिमाइंडर, तो कुछ बच्चे हो सकते हैं पहले इसे ऐसा कर लें, 40 को 12 से डिवाइड करने की जगह से 4 से काटा पहले एंड 3 कर दिया एंड मुझे बोला रिमाइंडर 1 आया। 10 को 3 से डिवाइड कर दिया, रिमाइंडर 1 आया। कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं एंड जो समझते होंगे इस चीज को, मैंने अगर रिमाइंडर पूछा 40/12 को, तो वो ऑब्वियसली बात है 40 को काटेंगे नहीं, सीधे बताएंगे 40 डिवाइडेड बाय 12 दैट इज रिमाइंडर 4 रिमाइंडर बोलेंगे। बट कुछ बच्चे ये बोलेंगे तो
आपने यहाँ पर देखिए जो दोनों नंबर है आपस में, इनमें कॉमन फैक्टर्स है, इसलिए बच्चे ने मैंने काट दिया एंड रिमाइंडर निकाल दिया नेगेटिव 1। बट एक बच्चे ने ये रिमाइंडर नहीं निकाला। तो यार आंसर सही क्या है, एक्चुअल में सही क्या आंसर होगा? तो मैं बता दूं आपको, सही आंसर विल बी दिस विल बी द राइट आंसर एंड दिस विल बी रॉन्ग, क्योंकि हमारे पास जो 40/12 करना था, और हम जिसका मतलब ये होता है कि हमें 12-12 नंबर के पेयर्स को लेते हुए चलना है। 40 में से 12-12 नंबर लेना है, ना कि 10 में से 3-3 के पेयर लेने हैं। तो इसलिए ये गलत होगा। तो आप कॉन्सेप्ट ऑफ कोप्राइम नंबर ये कहता है कि यार अगर कोई नंबर में कॉमन फैक्टर्स हैं, दो आप उसे काट दें। अगर आपने उसे काट दिया, सपोज आपने उसे काट दिया 40, उसे कॉमन फैक्टर्स को काट दिया, हटा दिया आपने, तो ये हो जाएंगे 10/3। दैट मीन्स अगर कॉमन फैक्टर्स हट गए तो वो कोप्राइम नंबर्स बन जाएंगे, आपस में उनमें कोई फैक्टर्स नहीं बचेंगे। और अगर आपने किसी कॉमन नंबर्स को हटाया है और आपने रिमाइंडर फाइंड किया है, सपोज यहां पर रिमाइंडर 1 आया, तो जब रिमाइंडर आपने फाइंड कर लिया इस पर्टिकुलर नंबर का, तो आप इस रिमाइंडर को वापस उस फैक्टर से मल्टीप्लाई करेंगे ओरिजिनल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए, जिस नंबर से आपने जिस कॉमन नंबर्स को आपने से हटाया था। सपोज यहां पर जैसे कि मैंने 4 से काटा था तो 10/3 आया था और रिमाइंडर यहां पर आया था 1। तो मुझे ओरिजिनल रिमाइंडर फाइंड करने के लिए 1 × 4 करना पड़ेगा, दैट इज 4 विल बी द रिमाइंडर। तो आप इस प्रॉपर्टी को भी आप नोट कर लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट है ये भी। अगर आपने कभी भी कॉमन फैक्टर्स काट दिए, नंबर्स को कोप्राइम कर लिया कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए, तो ओरिजिनल रिमाइंडर पे वो कॉमन फैक्टर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको, ठीक है, जिससे कि आपका रियल आंसर आ सके। ठीक है, तो दिस आर द 5 प्रॉपर्टीज व्हिच यू हैव टू लर्न। ठीक है, आप इसे ध्यान से पढ़ लीजिए। तब तक अब मैं क्वेश्चंस लेता हूँ।